सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम 11th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समुच्चय। तो आइए समुच्चय के बारे में समझते हैं। समुच्चय का जो परिभाषा है उसको देखते हैं। वो क्या कहता है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अब ये वस्तुएं क्या क्या हैं, जरा इनको समझते हैं। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर कौन कौन से हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ए है, आई है, ओ और ई भी है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर हैं। अगर इनका संग्रह कर दिया जाए तो ये समुच्चय के रूप में आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम इसको समुच्चय ए लिखते हैं। समुच्चय को अंग्रेजी में सेट बोलते हैं। तो अगर हम इसका संग्रह कर दें इस तरह ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये हो गया समुच्चय। यानी ये क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह यानी हमने सिर्फ 5 स्वर को बोला है। व्यंजन और स्वर दोनों होते हैं अंग्रेजी के वर्णमाला में, तो हमने सिर्फ 5 स्वरों को बोला। तो अगर इनका हम संग्रह कर दे तो ये हो गया समुच्चय। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? चलो एक और लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि बोलते हैं कि ले लेते हैं जैसे 12 को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं 12 को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं क्या क्या होंगी? 1 होंगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 6 होगी और 12 खुद होगी। तो ये सभी संख्याएं 12 को विभाजित करेंगी। हाँ, तो अगर हम इनका संग्रह कर दें, जैसे हम यहाँ पे ए लिखे हैं, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच जो कोई भी जेड तक कोई भी हम अक्षर ले सकते हैं, कोई भी लेटर ले सकते हैं। लेकिन इसको हम कैपिटल में लेंगे और इसका जो अवयव होगा, जो इसके अंदर जो होगा संग्रह के अंदर, उसको हमेशा हम स्मॉल लेटर में लेंगे। तो अगर हम इसको बोल देते हैं समुच्चय बी, तो इनका संग्रह हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो ये हो गया समुच्चय। यहाँ पे हमने सुपरिभाषित संग्रह लिया। हमने बोला 12 को विभाजित करने वाली सभी संख्या। तो 12 को विभाजित करने वाली संख्या ये हैं। तो इनको अगर हम संग्रह कर ले तो ये हो जाएगा सुपरिभाषित संग्रह। समझ में आ गया? और एक आध एग्जाम्पल ले लें। जैसे हम बोल देते हैं कि 5 से क्या है? कम। 5 से कम सभी संख्याओं का संग्रह। 5 से कम n मीन्स क्या होता है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। n से छोटे यानी 5 से छोटे कुल नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे? प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 नहीं होगी क्योंकि उससे छोटी बोला गया है। तो अगर हम इसका संग्रह कर ले तो ये एक समुच्चय के रूप में आ जाएगा। जैसे हम बोल देते हैं इसको समुच्चय x बोल देते हैं, समुच्चय x। तो ये संग्रह बन जाएगा 1, 2, 3 और 4। ये हो गया समुच्चय। अब यहाँ पे जो इसके बीच में जो रखा गया जो ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट हमेशा जो मझला वाला ब्रैकेट लगाया जाता है। कभी भी ये वाला ब्रैकेट या फिर ये वाला ब्रैकेट का यूज नहीं किया जाता है। समुच्चय के लिए हमेशा मझला वाला ब्रैकेट का यूज किया जाता है। इसके बीच में जो है डिजिट, यहाँ पे डिजिट रखा गया है, यहाँ पे कोई भी अक्षर रखा गया है जिसके अंदर जो समुच्चय के अंदर जो भी
चीज लिखी होंगी उनको हम अवयव बोलते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट। ये एलिमेंट है और ये समुच्चय का रूप है, ठीक है, तो इनको नोट किया जाए। अब देखते हैं कुछ विशेष समुच्चय। कुछ विशेष समुच्चय में हम पहले देखते हैं यन। यन क्या है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, इसका समुच्चय क्या बनेगा तब? यन क्या है? अगर यन कहीं लिखा है तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसका समुच्चय क्या बनेगा? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो यन कहीं लिखा है तो इसका मतलब होगा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगर हम जेड लिख दें, इसका मतलब क्या होगा? कि पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? जेड। अच्छा, पूर्णांक कौन कौन से होंगे? पूर्णांक होते क्या हैं? जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसको पूर्णांक बोलते हैं। जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, ऐसे ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। तो ये होते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो अगर हम पूर्णांकों का समुच्चय बनाएंगे तो उसको हम जेड बोलेंगे। समझ में आ गया? अब पूर्णांक दो टाइप्स के होंगे। एक तो ये सभी पूर्णांक हो जाएंगे, उनमें से एक होगा धनात्मक पूर्णांक, एक होगा ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हम जेड प्लस लिख दें तो इसका मतलब क्या होगा? धन पूर्णांक। धनात्मक या धन पूर्णांक, पूर्णांकों का समुच्चय। इसको क्या लिखेंगे? जेड प्लस बराबर कौन कौन से होंगे इसके अंदर? +1 होंगे, +2 होंगे, +3 होंगे, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये हो गया धन पूर्णांक, ये हो गया धन पूर्णांक। इसी तरह एक और होता है ऋण पूर्णांक, इसको जेड माइनस बोलते हैं। ये क्या हो गया? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, तो इसको हम क्या लिखेंगे? जेड माइनस। और ये क्या होंगे? -5, -4, -2 डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारे होंगे जिसको हम ऋण पूर्णांक बोलेंगे। तो ये हो गए धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और इसके अलावा एक और है, और देखते हैं क्यू। यहाँ पे क्यू क्या है? ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको क्या p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q 0 नहीं होना चाहिए, वो होते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं यानी यहाँ पे q को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो अगर यहाँ पे कहीं क्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी? जैसे 5 हो गया, इसको भी हम परिमेय संख्या 5/1 लिख सकते हैं। -5/4 हो गया, 3/2 हो गया, ऐसे बहुत सारे होंगे जो परिमेय संख्या होंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय हम किससे दिखाते हैं? क्यू से दिखाते हैं। तो ये हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय। एक और देख लेते हैं, जो बचा है वो आर है। आर क्या होता है? आर होता है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? अभी तक हमने जितना देखा प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक है, धन पूर्णांक, पूर्णांक, परिमेय संख्या, इन सभी को हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो ये आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय।
तो कहीं r लिखा हुआ है तो इसका मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में क्या क्या हम लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, -1/2 भी लिख सकते हैं, +5 भी लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी होंगी जिसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या, ये सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। इन सभी को एक समूह में यानी एक रूप में हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो इतना नोट किया जाए, बस इतना याद रखिएगा। n कहीं लिखा है तो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। z लिखा है तो यानी पूर्णांकों का समुच्चय। z+ लिखा है तो धन पूर्णांकों का समुच्चय। z- है तो ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। q लिखा है तो यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और r लिखा है तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। नोट करो। अब हमने कुछ विशेष समुच्चय को देख लिया। अब हम समझते हैं कार्डिनल संख्या क्या होती है। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है कार्डिनल संख्या। अब ये क्या होते हैं इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई समुच्चय है A, जिसमें अवयव हैं 11 है, 12 है और 13 है। तो इसमें कुल कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो इसी को कार्डिनल संख्या बोलते हैं। यानी किसी समुच्चय में जितने अवयव उपस्थित हैं उनकी संख्या को हम कार्डिनल संख्या या कार्डिनल नंबर, इसको कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो कार्डिनल संख्या क्या होती है, किसी समुच्चय में जितने अवयव उपस्थित होते हैं उनकी संख्या को कार्डिनल संख्या बोलते हैं। तो इसका कार्डिनल संख्या क्या होगी, n a बराबर 3। अगर हम कोई समुच्चय B लिख देते हैं जिसमें मान लीजिए है -4, -3, -1, 0, -7, तो इसकी कार्डिनैलिटी यानी कार्डिनल संख्या क्या होगी, क्या होगी, इसमें कितने अवयव हैं उनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कार्डिनल संख्या क्या हो जाएगी, 5। तो ये थी कार्डिनल संख्या, इसको नोट करो। तो अब हम देखते हैं समुच्चय के कितने रूप होते हैं। इसके 2 रूप होते हैं समुच्चय के। जो पहला है वो है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप यानी समुच्चय का निर्माण होगा कैसे, समुच्चय का निर्माण कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय है A है, A हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव x हैं, स्मॉल x, और जो x हैं वो कुछ ऐसे हैं। यानी यहाँ पे हम बोलेंगे समुच्चय A इज इक्वल टू x, और x सच एज यानी x कुछ ऐसे हैं, वो x जो है वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। x बिलोंग्स टू नेचुरल, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। ये जो निशान बना है एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इसको पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर में से है। ठीक है, x जो है वो नेचुरल नंबर में है। और दूसरा और भी लिख देते हैं, और यहाँ पे जो x है ये हम मान के चल रहे हैं, ये जो x है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है, यानी या तो 5 से छोटा है या 5 के बराबर है। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप। इस तरह समुच्चय निर्माण रूप, इसको हम समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। यानी x हमारे पास a हमारे पास एक समुच्चय होगा, वहां पे उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, x होंगे, और x कुछ ऐसे होंगे कि x जो है बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और यहाँ पे जो x होगा वो लेस देन और इक्वल टू 5 यानी 5 के बराबर या फिर 5 से छोटा होगा। तो इसका दूसरा जो है रूप है वो समुच्चय निर्माण रूप हमने देख लिया। दूसरा जो है वो है रोस्टर समुच्चय रोस्टर रूप, समुच्चय रोस्टर रूप। यानी अब हम इसी को एक समुच्चय के रूप में लिखेंगे। अगर हम इसको एक समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, समुच्चय हमारे पास क्या बनेगा, x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए,
नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, और 5 से छोटा या फिर 5 के बराबर। तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, बोलो। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, x जो है 5 के बराबर भी हो सकता है। तो ये हो गया समुच्चय का रोस्टर रूप, ये हो गया समुच्चय का निर्माण रूप, यानी समुच्चय बनाया कैसे जाएगा, और ये समुच्चय का रोस्टर रूप यानी उसका जो वास्तविक रूप समुच्चय का होगा वो क्या होगा। समझ में आ गया, समुच्चय निर्माण रूप और समुच्चय का रोस्टर रूप। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक समुच्चय का निर्माण रूप है, बी एक समुच्चय होगा जिसके एलिमेंट्स x होंगे, और x कुछ ऐसे होंगे कि x जो है वो बिलोंग्स करेगा, मान लेते हैं z से, ठीक है, z प्लस ले लेते हैं, और यहाँ पे जो x होगा वो होगा लेस देन 7, x जो होगा वो लेस देन 7 होगा। तो इसका समुच्चय क्या बनेगा, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x जो है वो बिलोंग्स करता है धनात्मक पूर्णांक से, और धनात्मक पूर्णांक क्या होना चाहिए, 7 से छोटे होना चाहिए। तो कौन कौन से बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा। यहाँ पे प्लस लिखें या ना लिखे वो धनात्मक पूर्णांक ही है, ठीक है, चलो प्लस लिख देते हैं। +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा, और बस, क्योंकि यहाँ पे और इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी x जो होना चाहिए 7 से छोटा ही होना चाहिए। तो ये हो गया सेट का निर्माण रूप, और ये हो गया सेट का रोस्टर रूप, ठीक है, नोट करिए। अब हम देखते हैं समुच्चय के प्रकार को, कितने प्रकार के समुच्चय हैं। तो हमारा जो सबसे पहला समुच्चय है वो है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, इसको अंग्रेजी में नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। रिक्त समुच्चय यानी रिक्त समुच्चय में कुछ ऐसा होगा कि इसमें कोई भी अवयव ही ना हो, यानी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई अवयव ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। अब जब कोई अवयव ही नहीं होगा तो समुच्चय कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो हमारे पास एक समुच्चय है ए, हमारे पास एक समुच्चय है ए जिसके एलिमेंट्स यानी जिसके अवयव x हैं, और x जो हैं वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और जो x होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 5 के और लेस देन होगा 6 के। तो इसका समुच्चय क्या बनेगा, समुच्चय क्या बनेगा, 5 से बड़ा और 6 से छोटा, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये हो गया रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को इस तरह खाली ब्रैकेट के रूप में भी दिखाते हैं, या इसको हम फाई के रूप में दिखाते हैं, इसको फाई बोलते हैं। अगर कहीं फाई लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है, या फिर रिक्त समुच्चय, या फिर नल सेट। तो ये हो गया रिक्त समुच्चय, इसको नोट करो। दूसरा प्रकार का समुच्चय है वो है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, इसको इंग्लिश में फाइनाइट सेट भी बोलते हैं, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है, इसमें जो होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो पता होंगे, यानी कितने एलिमेंट्स है उसको गिना जा सकता है। तो ऐसे समुच्चय को हम परिमित समुच्चय बोलेंगे। तो परिमित समुच्चय का हम बिल्डर फॉर्म देखते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक समुच्चय है ए जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, x हैं, और x कुछ ऐसे हैं वो बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करते हैं। और यहाँ पे x जो है वो क्या है, लेस देन 7 है,
ये हमारा कौन सा फॉर्म है? समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप। इसका जो रोस्टर रूप होगा वो क्या होगा? 7 से छोटे सभी नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है? एक परिमित समुच्चय है, यानी इसमें हम संख्याओं को गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसका कार्डिनल नंबर जो है वो क्या है? 6। यानी इसमें हम संख्याओं को गिन सकते हैं, और जिस समुच्चय में हम संख्याओं को गिन सकते हैं, उसके अवयवों को गिन सकते हैं, उसको हम परिमित समुच्चय बोलते हैं। दूसरा देखते हैं, तीसरा जो हमारे पास है वो अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय इसके जस्ट अपोजिट, यानी इसका जस्ट उल्टा है इनफाइनाइट समुच्चय। इनफाइनाइट समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स को हम गिन ना सकें, ठीक है, जिसमें अनगिनत अवयव हो, उसको हम अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। जैसे हमारे पास एक समुच्चय B है जो कुछ ऐसा है कि उसमें x एलिमेंट्स हैं और x जो है वो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और x जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा, यानी 7 से बड़े सभी नेचुरल नंबर। अच्छा, 7 से बड़े सभी नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे? तो इसका हम रोस्टर रूप देखते हैं, क्या क्या होंगे? 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, इसी तरह बहुत सारे अनगिनत होंगे। तो इसको हम अपरिमित समुच्चय बोलेंगे, यानी जिसमें हम संख्याओं को गिन ना सके। यहाँ पे हम उसके अवयवों को गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। अब हमारे पास जो चौथा है उसको देखते हैं, पहले इसको नोट कर लो। अगला समुच्चय है वो है समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है? अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दो समुच्चय A और B हैं, हमारे पास कोई दो समुच्चय A हैं और B हैं, दो समुच्चय A और B हैं। अगर इन दोनों के जो एलिमेंट्स है, जो दोनों के अवयव हैं, वो एक दूसरे के समान हैं, तो उस समुच्चय को हम समान समुच्चय बोलते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास जो A समुच्चय है वो है 1, 2, 3, 4, ये रहा हमारा पहला समुच्चय A समुच्चय। B वाला देखते हैं, B सेट जो हमारे पास है वो है, समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं, याद रखिएगा। तो मान लीजिए हमारे पास B जो है वो 3 है, 1 है, 2 है और 4 है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके जो एलिमेंट्स है वो समान है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, और 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे A और B दोनों इक्वल सेट होंगे, A और B दोनों इक्वल सेट होंगे, यानी समान समुच्चय। समान समुच्चय समझ में आ गया? तो अब हम अगला देखते हैं, वो हमारे पास जो अगला है वो है पांचवा उप समुच्चय। उप समुच्चय। अब उप समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चय को समझने के लिए हमारे पास एक समझ लेते हैं, यदि B समुच्चय के सभी अवयव A समुच्चय के भी अवयव हैं, तो B को A का उप समुच्चय B को A का समुच्चय कहेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक समुच्चय A है, A हम ले लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, ये रहा हमारे पास
ए समुच्चय। और एक और हम समुच्चय ले लेते हैं बी। बी है, उसमें 4 है, 3 है, 7 है, 9 है और 5 है। ये रहा हमारा बी समुच्चय। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बी समुच्चय के जो अवयव हैं वो ए समुच्चय के भी अवयव हैं। यहाँ पे जो बी समुच्चय के जो अवयव हैं 4, 3, 7, 9 और 5, तो बी समुच्चय के जितने अवयव हैं वो ए समुच्चय के भी अवयव हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो बी है, जो सेट बी है वो ए का उपसमुच्चय है, यानी सबसेट है। बी जो है वो ए का सबसेट है। समझ में आओ क्या? यदि बी समुच्चय के सभी अवयव, बी समुच्चय के सभी अवयव ए समुच्चय के भी अवयव हैं, ए समुच्चय के भी अवयव हैं, तो बी को हम ए का उपसमुच्चय कहेंगे। समझ में आ गया? तो ये रहा हमारा उपसमुच्चय। अगला देखते हैं। था समुच्चय है वो है सार्वत्रिक समुच्चय। इसको यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? आधारभूत समुच्चय। आधारभूत समुच्चय क्या होता है? जैसे हम बोल दें कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये जो समुच्चय बनेगा वो क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय, यानी यूनिवर्सल समुच्चय। यानी जितने भी नंबर्स आ सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं, वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सभी सम संख्याओं का समुच्चय, यानी जितने भी सम संख्या हैं, जितने भी सम संख्या हैं वो इस समुच्चय में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। यानी जितने भी संख्याएं हो, अगर बोला गया है सभी प्राकृतिक संख्या हो, तो प्राकृतिक संख्या में जितनी भी संख्या है वो सारे एक समुच्चय में आकर के संग्रहित हो जाएं, तो उस समुच्चय जो बनेगा उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, यानी सार्वत्रिक समुच्चय। यहाँ पे दूसरा है एग्जाम्पल है सभी सम संख्याओं, यानी जितने भी सम संख्या हैं उनको अगर हम संग्रहित कर दें तो जो सेट बनेगा, जो समुच्चय बनेगा, उसको हम सम संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं। तो यानी जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है वो आधारभूत समुच्चय होता है, उसको हम यू से दिखाते हैं। समझ में आ गया? तो अब हमारे पास जो अगला समुच्चय है वो है घात समुच्चय, यानी पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है इसको देखते हैं। समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ आया? समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों, उप समुच्चय क्या होता है तो पता है ना? तो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट्स जो हैं 1 है और 2 हैं। ये हमारे पास एक ए समुच्चय है। तो इसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे? इसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे? एक तो होगा नल सेट, यानी रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय होगा। एक होगा समुच्चय एक, क्या बोला गया? समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय, इसके उप समुच्चय क्या क्या बन सकते हैं? एक होगा रिक्त समुच्चय, एक है तो इसको भी हम एक उप समुच्चय बना सकते हैं। 2 है, इसको भी लेकर के हम एक उप समुच्चय बना सकते हैं। एक खुद उप समुच्चय होगा। उप समुच्चय पता है ना? अभी पिछले वाले में बताया है उप समुच्चय। तो ये जितने भी उप समुच्चय हैं इनका अगर संग्रह कर लिया जाए, यानी इनको मिला कर अगर एक हम समुच्चय बना दे, तो उस समुच्चय को हम घात समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, तो इन समुच्चयों को, उप समुच्चयों को अगर हम मिला करके एक घात समुच्चय बी बना दें, एक समुच्चय बी बना दें, तो इसको हम घात समुच्चय बोलेंगे। जैसे हमारे पास, अच्छा हम इसको 5 भी लिख सकते हैं, तो है ना, रिक्त समुच्चय को हम 5 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम 5 लिख देते हैं। तो एक ये बनेगा, एक दूसरा ये बनेगा, 2 एक ये बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया घात समुच्चय, यानी
समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के संग्रह को हम क्या बोलेंगे, ए का घात समुच्चय। ठीक है, तो ये हो गया ए का मतलब घात समुच्चय। समझ में आया घात समुच्चय क्या होता है, नोट करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।